सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपसे एक बड़ी ही अजीब बात करने जा रही हूँ। आप सोचेंगे कि ऐसी अजीब बात क्या है। वैसे तो हम देश में देखें तो बड़ी अजीब बातें हो रही है। जो नारा देते थे कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, और उन्होंने पूरे पिछला 1947 से लेके 2014 तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया घोटालों में, भ्रष्टाचार में, हर चीज़ में। लेकिन हम आज उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे। आज हम बात उन लोगों की करेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी वो गुलाम रहे। सही सुना आपने। सन 1947 में अगस्त में 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मना पाए। वो स्वतंत्रता दिवस की खुशी जो थी वो नहीं मना पाए, क्योंकि वो अभी भी गुलाम थे। और उनको जो आज़ादी मिली वो एक अरसे के बाद मिली। और आप यकीन करें कि जो उनको आज़ादी मिली वो 5 साल 16 दिन के बाद मिली। यानी कि 1952 में 31 अगस्त 1952 में बिल पास हुआ। उसके बाद इन लोगों को आज़ादी मिली। आज़ादी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि आज़ादी 1947 को मिली है, 15 अगस्त को मिली है। लेकिन ये सोचकर रोंगटे खड़े हो गए, आंसू आ गए आंखों में कि ऐसे भी लोग थे हिंदुस्तान में उस समय जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया और 1857 से भाग लेते आ रहे हैं। लेकिन उनको जो आज़ादी है वो आज़ादी के साल से भी 15 अगस्त 1947 के बाद भी 5 साल और 16 दिन लगे आज़ाद होने के लिए। इसका अगर मैं बात कहूँ कि वतन के नाम पर खुशी से हुए जो बेवतन, वतन के नाम पर खुशी से हुए जो बेवतन, उनकी आह बेअसर, उनकी लाश बेकफन, क्योंकि उनकी कहीं पर गिनती नहीं हुई। दोस्तों, जरूरी सोचना इसको मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये पूरे देश में पता होना चाहिए कि ऐसे कौन लोग थे कि जो आज़ाद होकर भी आज़ाद ना हुए। देश आज़ाद हुआ लेकिन वो लोग आज़ाद ना हुआ। उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। है तो वो 193 देश भर में अलग अलग जनजातियों है, वो पूरे देश में फैले हुए हैं। लेकिन मैं कुछ एक का नाम लूंगी यहाँ पे। ये हैं सांसी, भेदकुट, छारा, भांतु, गुज्जर, राजभर, भाट, नट, ओड, वडार, गधिला, डोम, बावरिया, गडरिया, डूम, गड़िया लोहार, बंजारा, महातम, रायसिक, मंगता, मल्लाह, निषाद, खटीक, मांगरोड़ी, मंदारी, वागरी, कालबेलिया, पारदी, भोई, अहेरिया, बहेलिया, नायक, सपेला, नाथ जोगी, जंगम जोगी, शोरगिर, सिकलीगिर, कूचाबंद गिहार, शेख कलंदर आदि ऐसी बहुत सारी हैं जो विमुक्त और घुमंतु जातियां कहलाती हैं। विमुक्त और घुमंतु, जैसे आपने देखा होगा कि हर शहर में, हर कस्बे में आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके एक पास रोजगार नहीं है, घर नहीं है। उन्होंने टेम्परेरी जो होता है, टप्पर जिसको हम बोलते हैं, टपरीवासी भी उनको बोल देते हैं कि ये टपरीवासी हैं। कहीं पर भी टेंट लगा के बैठ जाते हैं, कहीं पर भी वो टप्पर सा बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। फिर कुछ समय वहाँ रहते हैं, उसके बाद फिर वो कहीं और चले जाते हैं। आखिर ये लोग हैं कौन? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो बचपन से मैंने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, स्कूलों में बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, और कभी सरकारों ने इस बात को समझा नहीं, सोचा नहीं। जिनको ये पता था तो हमें इस बात का भी हाल ही में पता चला, तो बहुत दुख हुआ जानकर कि हम आज़ाद हुए, देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये लोग गुलाम रहे। 13वीं शताब्दी, अगर मैं इनका थोड़ा सा आपको इतिहास बताती हूँ कि 13वीं शताब्दी अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने से लेकर
औरंगजेब के जमाने तक इन जातियों के लोगों ने मुगलों से डटकर लड़ाई लड़ी, अपनी बेटी और चोटी यानी आन और बान और शान नहीं तजी और प्रण नहीं हारा। मतलब कि इन्होंने कभी भी समझौता नहीं करा, ये लड़ते रहे, अंग्रेजों से लड़ते रहे, मुगलों से लड़ते रहे, हर एक से लड़ते रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी आन बान शान के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि जंगलों में जाना मुनासिब समझा। इनको लगा कि हम जो लड़ाई लड़ते हैं, अगर हमें घर ना मिले, हमें रहना ना मिले, हमें अच्छा खाना ना मिले, अच्छा जीवन ना मिले, तब भी हमें चलेगा, लेकिन हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने जंगलों की ओर जाना मुनासिब समझा, जिस कारण ये जातियां खाना बदोश घुमंतु बन गई, क्योंकि इन्होंने जंगलों को अपना वास बना लिया था। ये लड़ाइयाँ लड़ते थे मुगलों के खिलाफ, जो थे उस टाइम पे हर एक के खिलाफ इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन ये घुमंतु खाना बदोश बनकर रह गए। काश अगर ये लोग अपना धर्म और अपनी बेटी यानी ईमान मुगलों को दे देते तो आज ये लोग भी बड़ी बड़ी जगीरों के मालिक होते। ये कहना है, जो अभी मैंने पीछे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी तो वहां पर उन्होंने ये बात बोली कि अगर हमने अपनी बेटी अपना धर्म मुगलों को दे दिया होता तो आज हम भी बहुत बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक होते। देखिए, कहीं ना कहीं ये आरोप भी हैं कि हम अगर आज इस स्थिति में हैं तो उसका सिलसिला हमारी ईमानदारी ने हमें दिया है, क्योंकि हम ईमानदार थे, हमने अपना कुछ नहीं तजा, देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, तो इसलिए आज हम फकीर हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और घुमंतु हम बन गए हैं। बकौल डॉक्टर समीत लिखता है कि ये लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं परंतु स्वदेशी हुकूमत को सहन नहीं कर सकते थे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप बाहर के दुश्मनों से तो लड़ सकते हो, लेकिन अपने घर से आप कैसे लड़ोगे। इनका कसूर यही था कि लोग देशभक्त थे, जिनको मुगलों ने विद्रोही और बागी करार दिया हुआ था। आगे चलकर इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी इन्हें बागी करार दिया। 16वीं शताब्दी यानी अंग्रेजों का जमाना, ये लोग खाना बदोश तो थे ही, लेकिन गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर थे। जो छिपकर वार होता था, गुरिल्ला युद्ध, अगर हम छिप के वार करने की बात कर रहे हैं तो ये रामायण काल से चला रहा है, जब श्री राम ने भी छुप कर बाली का जो भाई था उसको तीर मारा था और बाली को उसका राज्य और उसकी पत्नी दिलवाए थे, तो उन्होंने इंसाफ किया था। तो ये जो गुरिल्ला युद्ध इसको कहा जाता है, ये छुप कर वार करते हैं कि अगर कोई हमारे घर में घात लगाने आता है, कोई हमारे घर को तबाह करने आता है, तो हम उसके युद्ध में कर सकते थे। जहां पर भी जंगलों में अंग्रेजी सेना मिलती, ये लोग रात को रास्ते रोक देते, आग लगा देते, अपने तीर कमान और भाले से उनकी गर्दन मुंडियां काटते और उनके राशन सामान घोड़े छीनकर जंगलों में छिप जाते। 1857 के विद्रोह में कबीले ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देश में 3 तरह का संग्राम हुआ, गरम दल, नरम दल और गुरिल्ला युद्ध। हम लोग गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर थे। ये उनका कहना है कि हम लोग जो थे वो गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर थे, जिसका अंग्रेजों के पास तो क्या दुनिया के पास इसका तोड़ नहीं था। और इस पर से अंग्रेज सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर इन जातियों को अपने शासन तंत्र का भुक्तभोगी नहीं बनाया गया, अपने शासन का भुक्तभोगी नहीं बनाया गया, तो ये भारत में हमारे पांव जमने नहीं देंगे। अंग्रेजों ने अपनी सोची समझी नीति से इन जातियों पर अपना दमन चक्र चलाया और सन 1871 में जराइश पेशा काला कानून क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया गया। 1871 में जराइम पेशा काला कानून क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया गया और इसी सोच से बनाया कि क्यों ना इन्हें न केवल अपराधियों की श्रेणियों में रख दिया जाए, बल्कि समाज से भी इनके प्रति संशय और अविश्वास का बर्ताव पैदा कर दिया जाए। देखिए, अंग्रेजों की हमेशा नीति रही थी कि फूट डालो और राज करो, जो उन्होंने किया भी। देश आजाद हुआ सन 1947 में, 2 भाग हो गए, एक पाकिस्तान बन गया और एक भारत बन गया। उसके पहले ये सब चीजें हुई हैं जिसके बारे में हम भी अवेयर नहीं थे, और आज जब हमें इन चीजों के बारे में कुछ हाल ही में पता लगा तो मुझे लगा कि सबको ये बात पता होनी चाहिए, और जो ये आज भी संघर्ष कर रहे हैं तो इनका साथ सबको देना चाहिए।
उन्होंने अपराधियों की श्रेणी में रख दिया और बल्कि संशय और अविश्वास का प्रताप भी पैदा कर दिया, ताकि आम लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि ये तो विश्वास के पात्र नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये तो अपराधी हैं, ये गुंडे हैं, ये एक मतलब कि इस तरह की उन्होंने भ्रांतियां जो है फैला दी। दे शुड बी स्टिग्मेटाइज्ड, वह दोनों ही उन्होंने किया, यानी कि इन दोनों चीज़ों को उन्होंने करते हुए इनको एक तरह से अलग थलग कर दिया। असल में ये लोग फ्रीडम फाइटर थे और देशभक्त थे, क्योंकि गुरिल्ला वॉर हम भी सुनते आए हैं कि गुरिल्ला वॉर होती थी, लेकिन वाकई वो गुरिल्ला जो वॉर थी, गुरिल्ला युद्ध होता था, वो लोग कौन थे, कहाँ गए, कैसे थे, इनके बारे में कभी ज़्यादा चर्चा हुई नहीं। स्कूलों में तो इतना पढ़ाया नहीं गया, और आज भी अगर हम बात करें तो इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। तो अगर जब अब ये इनसे मैं मिली तो मुझे लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए। खैर, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और इनके लिए मदद करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। काले पानी की जेल में रखा जाता था इन्हें 1871 से लेकर 31 अगस्त सन 1952 तक। 82 साल के लंबे अरसे से जैरम पेशा काला कानून की मार से अंग्रेजों के जुर्म के शिकार हुए। यह कानून 1884-85 एशियाटिक एक्ट, 1857-58 म्यूटनी सुपरसेशन एक्ट और 1919 यानी कि 1919 रॉवलेट एक्ट में भी उससे भी कठोर था। यानी कि जो कानून काला पानी की सजा के लिए बनाए गए थे, काला पानी हम सुनते आ रहे हैं कि काला पानी की सजा बड़ी कठोर होती थी, ये उससे भी कठोर थे। इस कानून के तहत इन जातियों को एक गांव से दूसरे गांव में जाने की इजाजत नहीं थी। जिला स्तर पर आपराधिक जातियों के लिए एक दफ्तर होता था जहां इन जातियों के लोगों को एक पास मिलता था, यानी कि इनको अपराधियों की गिनती में डाल दिया गया और इनको एक पास भी दे दिया गया, जिसको लेकर गांव में लोग जाते थे। उस गांव के मुखिया को बताना पड़ता था कि मैं 2 दिन के लिए अपने गांव में आया हूं, और जाने पर अपने गांव के मुखिया को भी बताना पड़ता था कि मैं आ गया हूं। अब जैसे हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में किसी का कोई केस हो जाता है, कोई अपराधी होता है या उसके ऊपर शक होता है, तो उसको बोला जाता है कि भैया तुम इस दायरे से बाहर नहीं जाओगे, शहर से बाहर नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो हमें इन्फॉर्म करके जाओ, और ज़्यादा दूर नहीं जाना, वक्त से पहले आ जाना, ऑन टाइम आपको यहाँ पे हाजिरी लगानी है। तो ये सारी चीज़ें क्रिमिनल्स के साथ होती हैं, लेकिन ये इनके साथ किया जा रहा था कि जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, ये वो लोग हैं। पुलिस थाने में दिन में 4 बार हाजिरी लगानी पड़ती थी और जातियों के लोगों को स्पेशल जेलों में कठोर यातनाएं भी झेलनी पड़ती थी। फांसी पर चढ़े, जमीन और संपत्ति कुर्क, देश निकाला, जबना बंद, कलम बंद। इन कबीलों के देश में बहुत बड़ी रिफॉर्मेंट जेलें बनाई गई, जैसे 1 छंगा मांगा, 2 मिंट गुमरी, 3 लाहौर में मंगलपुरा, 4थी है बागबानपुरा लाहौर, 5वीं रेलवे वर्कशॉप लोहार, 6ठी अमृतसर की पुरानी जेल, 7 मुरादाबाद, 8वें पे अहमदाबाद आदि थी। इन लोगों को कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं थी। पुलिस कप्तान ने जो फैसला सुनाया वही फैसला आखिरी होता था। पुलिस ने जो बोल दिया वही इनके लिए आखिरी फैसला होता था, ना वकील, ना दलील, ना अपील। 1924 में इस कानून को और सख्त किया गया, जिसके तहत 12 साल का बच्चा भी इस कानून की गिरफ्त में आ गया। यानी कि अब जो बच्चा वहां पे पैदा हो रहा है, 12 साल का हुआ, वो भी अपराधी की गिरफ्त में आ गया कि वो भी अब अपराधी ही है। इसके माथे पर एक गरम सिक्का लगाया जाता था ताकि पहचान हो सके कि ये अपराधी जाति से है। आपने बचपन में देखा होगा, एक मूवी थी जिसमें वो हाथ पे लिख देता है कि मेरा बाप चोर है, कुछ ऐसा होता है। उसकी माँ के
अमिताभ बच्चन की जो माँ होती है उसके माथे पे कुछ ऐसा निशान बना देते हैं, कुछ चिपका देते हैं, वो शायद सिक्का ही होगा। तो हो सकता है कि उन्होंने इन चीज़ों से इंस्पिरेशन ली हो या कुछ ऐसा क्रिएटिविटी की हो, लेकिन ये सच में हुआ है लोगों के साथ कि उनके माथे पे जो था सिक्का गर्म करके चिपका दिया जाता था, बना दिया जाता था ऐसा, ताकि पहचान हो सके कि ये जो है अपराधी जाति से है। इनको पकड़कर काले पानी की सालूर जेल में रखा जाता था। आज भी वहां पर हजारों की संख्या में विमुक्त जातियों के लोग हैं और वहीं पर ही बसे हुए हैं। मगर सख्ती की जिस कोठाली में इन लोगों को पिघलाया गया था उसका वर्णन करने में इंसाफ की जीभ असमर्थ रह जाती है। और इतना घोर अन्याय अंग्रेजों ने इन जातियों पर किया। आपको बता रहे हैं कि जैसे माथे पर उसके लगा दिया जाना कि ये आपराधिक जाति से है, तो ये बहुत ही एक मतलब कि आज के टाइम में ऐसा सोचना भी कि किसी ने ऐसा किया होगा, ये सोचकर भी अपने आप को गलानी होती है कि हम कैसे अपने ही हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा जुल्म जो हो रहा था उसको देख नहीं पाए। हमारे बुजुर्ग उसको नहीं देख पाए, हमारी शिक्षा पद्धति उसको देख नहीं पाई, हमारे जो मंत्री, हमारे नेता, हमारी सरकारें वो चीज़ें नहीं देख पाई, जो आज दिल को इतना झुंझला कर रख देती है, इतना रोंगटे खड़े कर देती है कि जो इनके साथ हुआ वो सोच से भी परे है। 1947 में देश आज़ाद हो गया, पर ये लोग अभागे थे और आज़ाद नहीं हुए। अपने ही भारत देश में 5 साल 16 दिन गुलाम रहे। जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया कि आज़ादी सन 1947 में मिली। 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वो आज भी मनाया जाता है। हर साल की 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं कि हम लोग आज़ाद हुए थे। लेकिन ये लोग उस स्वतंत्रता को नहीं मना पाए। इन्होंने 5 साल 16 दिन फिर इंतजार किया और 31 अगस्त 1952 को संसद में बिल पास हुआ। यानी कि ये हो सकता है कि संविधान में जो चीजें लिखी गई थी वो कहीं ना कहीं रह गई, कुछ एक चीजें रह गई जो इसमें शामिल नहीं हो पाई, संविधान में शामिल नहीं हो पाई। ये भी एक तथ्य रह सकता है, क्योंकि संविधान बनाना एक बहुत ही बड़ा काम था और छोटी मोटी गलतियां होनी स्वाभाविक है कि हर किसी से हो सकती हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती थी कि जिसमें जो लोग थे, असंख्यक लोग थे, जिन्होंने युद्धों में भाग लिया, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, यातनाएं सही, अपने आप को अपराधी घोषित करवाया, हर चीज की देश की आज़ादी के लिए, लेकिन उनको अनदेखा किया गया और उनके साथ जो व्यवहार होता गया। आखिर में 1952 में जब ये चीज संज्ञान में आई, उससे पहले तो ये बिल पेश हुआ और इन लोगों को भी फिर आज़ादी मिल गई। क्योंकि ये जो 193 जातियां थी, ये जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इंक्वायरी कमेटी थी, उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दी 1949-50 में। तब जाके ये 1952 में संसद में जब बिल पास हुआ तो आज़ाद हुए। उस दिन जातियों को आज़ादी मिली, उस दिन जातियों को विमुक्त जाति की संज्ञा दी गई। 82 साल के लंबे अरसे से गुलाम होने के कारण ये जातियां शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से पिछड़ गई। स्वाभाविक है, जब आप किसी को एक काल कोठरी में बंद करते हो तो उसको ना तो पढ़ना लिखना आएगा, ना समाज में उठना बैठना आएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनके साथ भी वही सब हुआ, क्योंकि ये जंगलों में रहते थे, इनको जेलों में रखा गया, इनको कड़ी जो थी सजा दी जाती थी और इनको एक आपराधिक कैटेगरी में भी माथे पे ठप्पा लगा दिया जाता था। तो इनको बहुत ही ज्यादा अलग थलग रखा जाता था। और उस समय जो है ये अन्याय इनके साथ हुआ। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो इनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ। ये आगे नहीं आ पाए, इनको आगे नहीं कोई कर पाया, इनको समाज में वो रुतबा नहीं दिला पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी दर्दनाक हम कह सकते हैं कि घटना घटित हुई हम पूर्व में। क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो इनको भी वही राइट्स मिलने चाहिए थे, वही हक मिलने चाहिए थे जो आम हिंदुस्तानियों को मिले थे। तो क्योंकि ये भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और इनका जब संविधान के अंतर्गत जब ये लोग आए तो इनको
अब ये देखें कि यहाँ पर वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको पिछड़ा हुआ बना दिया, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, ये सब वहां पे इनको कैटेगराइज कर दिया गया नेताओं के तरफ से। बल्कि कि उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं कि कौन सी जाति है वो उच्च है, नीच है, छोटी है, बड़ी है। क्योंकि हमारे देश में हम शुरू से अगर देखते हैं तो बड़ा ऊंच नीच का बड़ा भाव रहा है, तो किसी ने कुछ नहीं देखा। जो 193 जातियां थी उन सब को जो है पिछड़े वर्ग में डाल दिया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में डाल दिया। और उस समय लोगों को भी सूची में नहीं रखा गया, बल्कि और लोगों को भी रखा गया। जातियां बना दी गई कि ये अनुसूचित है, ये जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, ये पिछड़ा वर्ग है। बल्कि ये चीज जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सबको हिंदुस्तानी क्यों नहीं बनाया गया। वहां पर इन्होंने जात पात का इतना बड़ा जो है लकीरें क्यों खींच दी, ये समझ से परे है। क्योंकि उससे पहले कोई संविधान नहीं था, उससे पहले कुछ नहीं था। जब संविधान बना तो ये जात पात की लकीरें वहां पे खींचती चली गई। तो ये जो थी ये जात पात से भी बाहर थे, इनको उसमें भी नहीं रखा गया, पिछड़ा वर्ग भी नहीं रखा गया, इनको किसी गिनती में रखा ही नहीं गया। तो फिर जब आया कि हाँ 1952 में जब इनको आज़ादी मिली तो उसके बाद इनको अनुसूचित जाति में डाल दिया गया। उस समय राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इनकी अनपढ़ता, राजनीतिक अज्ञानता को देखते हुए इनकी जनसंख्या का भरपूर लाभ उठाया, ये कह सकते हैं। क्योंकि आज भी अगर हम किसी से बात करते हैं कि यार वो तो ना ऐसे था, उसका तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो बेचारा ऐसे था, अब उसके साथ ऐसा हो गया, उसको पता क्या होगा? जो काल कोठरी में बैठा हो उसको पता क्या होगा कि बाहर हो क्या रहा है। और जब उसको बाहर निकाला जाए और उसके ऊपर टैग लगा दिया जाए कि तुम पहले आपराधिक थे, अंग्रेजों के जमाने में आपराधिक श्रेणी में आते थे, और अब जो तुम अनुसूचित जाति में आते हो, तो ये जो है इनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया जातियों के साथ, जो 193 जातियां थी। आज अगर हम देखें तो 67 साल की भी दुनिया की तरक्की की दौड़ में आज भी पीछे हैं। बल्कि 1947 से 77 साल हो गए हैं, लेकिन ये लोग आज भी पीछे हैं। क्योंकि इनकी आबादी, अगर हम अंकों में बात करें कि आंकड़ों में बात करें, तो इनकी जो आबादी है वो 15 करोड़ से भी अधिक है। और जो इन्होंने दावा किया है कि 150 एमपी बनाने की हम महारत रखते हैं, लेकिन पूरे देश में एक भी एमएलए और एमपी नहीं है। होगा कहाँ से? जब उनको पढ़ाई लिखाई, उनको सामाजिक जो था उनको कुछ भी नहीं मिला, तो उनको अवहेलना की गई, उनके अधिकारों का हनन किया गया, हर चीज़ से उनको वंचित रखा गया, तो उनको किसी चीज़ का कहाँ पे आने दिया गया होगा। तो इसलिए आज भी ये पिछड़े में है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की कमी है, नॉलेज की कमी है, हर चीज़ की कमी है। उसके बाद ये बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, बेघर हैं, बेइज्जत और होते हैं, और बेजर हैं, और राजनीति से कोसों दूर है। देखिए, जब मेरी बात हुई इन लोगों से तो मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी जो बहू बेटियां हैं, पहली बात तो एक टपरी में रहते हैं पूरा परिवार, उसके बाद बहन बेटियों को बाहर जाना पड़ता है, शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है, खुले में वो शौच करती हैं। क्योंकि शहरी या गांव में कितने शौचालय बने हैं और वो सुविधा किन किन को मिलती है ये किसी से छुपी नहीं है। तो इनको खुले में शौच में जाना पड़ता है, खुले में नहाना पड़ता है, खुले में हर काम करना पड़ता है। तो इनकी जो बहू बेटियों के साथ होता है वो भी बड़ा गलत होता है। कई बार कुछ दरिंदे आते हैं, कुछ शरारती आते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो उन चीज़ों से भी इनको आज के टाइम में सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम पिछली बात तो क्या करें, मोदी जी ने कहा था कि हर एक को शौचालय मिलेगा, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं है, टपरी में रह रहे हैं, वो शौचालय कहाँ बनाएंगे और कहाँ जाएंगे? क्योंकि शहर के शौचालयों पर तो ताला लगा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने
अपनी एक कमेटी बनाई और समाजों के उत्थान के लिए सरकार ने भी 7 आयोग बनाए। साइमन अंगियार कमेटी बनाया, काका कालेरकर कमेटी बनाई, BD मेहता आयोग बनाया, लपूर कमेटी बनाई, BP मंडल आयोग बनाया, राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग वो भी बनाया गया 2006 में, जिसका नाम DNT आयोग भी था, जिसके चेयरमैन बालकृष्ण रेनके थे, जिसे रेनके आयोग भी कहा जाता था। रेनके आयोग की रिपोर्ट में जो 2018 सरकार को भेजी गई, 2008 में, माफ कीजिएगा, 2008 में जो सरकार को भेजी गई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 2014 में फिर एक नया आयोग बना दिया गया। सभी आयोगों ने रिपोर्टें सरकार को भेजी हुई, कोई रिपोर्ट नहीं बनी आगे। मेरे के आगे कुछ नहीं होता, सिर्फ रिपोर्टें जाती है, नई कमेटी आती है, नया गठन होता है, रिपोर्ट बनती है, चली जाती है। यही सब कुछ होता आ रहा है, चाहे वो पहले कांग्रेस की सरकार थी, चाहे अब BJP की सरकार है। इनको जो है ये कहते हैं कि हम संगठित नहीं है। संगठित मतलब कि जैसे एक समाज होता है, एक साथ रहता है, एक जगह पे बरसों बरस रहता है, लेकिन ये नहीं रह सकते, संगठित नहीं, क्योंकि ये इनको इधर उधर जाना पड़ता है। ये कभी एक जगह रहते हैं, कभी दूसरी जगह रहते हैं, अशिक्षित हैं, इनको शिक्षा के अधिकार ही नहीं है, तो ये शिक्षा कहाँ से लेंगे? सरकार में कोई भागीदारी नहीं है। अब जब आपको सामाजिक भागीदारी नहीं है तो राजनीतिक भागीदारी होना तो एक बहुत दूर की बात हो जाती है। इनके लिए जो है कोई भी चीज़ इनके लिए नहीं है, ना कोई सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो बना के आप लोगों को मैं दूं और आप लोग इसको सुने ध्यान से और इन लोगों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आपके शहर में भी कोई ना कोई आपको घुमंतु जाति का जरूर मिलेगा। कोई ना कोई आप देखेंगे कि जो बस्तियां हम कहते हैं कि वहाँ पे लोगों ने बस्ती बना ली है, ऐसी बस्ती है, वैसी बस्ती है, तो वो यही लोग हैं जो एक गुरिल्ला युद्ध लड़ा करते थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन आज जो है ये लाचार हैं। इन्होंने तब एक प्रण लिया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा, ना हम बेड पे सोएंगे, ना हम चारपाई पे बैठेंगे, ना ही हम पैर में चप्पल डालेंगे, हम कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। लेकिन देश आज़ाद हुआ, ये गुलाम रहे। जब इनको आज़ादी मिली तो इनको नज़रअंदाज कर दिया गया, जैसे कि कोई यहाँ पर है ही नहीं। तो इनकी जो अब मांगे हैं वो ये हैं कि एक तो शिक्षा इनको मिले, नौकरियों में आरक्षण हो, बजट भी इनको अलग से मिले और इनका एक मंत्रालय भी हो, और जो विमुक्त घुमंतु जातियों का SC/ST की तरह स्थायी आयोग बनाया जाए। क्योंकि आपको बताया मैंने जैसे पहले कि 7 आयोग पहले बने हैं, उसके बाद फिर बने हैं 8 जो है अभी तक बन चुके हैं आयोग, लेकिन अभी तक हर आयोग ने रिपोर्ट बना के भेजी, हुआ कुछ नहीं। तो उसके बाद इनकी जो मांगे हैं वो इसी तरीके से है कि हमें शिक्षित बनाया जाए, बच्चों को जो है बोर्डिंग स्कूलों में डाला जाए, उनको मकान बना के दिए जाए, ज़मीन दी जाए, और जो एक सबसे बड़ी है कि मरने के बाद 2 गज यानी कि शमशान घाट के लिए भी इनको जगह दी जाए। आज इनका जो है ये हाल हो चुका है कि जहाँ पर ये रहते हैं वहीं पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहीं पर इनको गड्ढा बनाकर खोद देना पड़ता है और ऊपर इनको रहना पड़ता है। ये इनके शब्द थे जो इन्होंने बताए हमें कि ऐसा हमारे साथ होता है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपनी वीडियो डाली है, आप उसको भी सुन सकते हैं। जो कुछ उसमें वो बोले जा रहे हैं, उनके आंसू भी निकल आए बात करते हुए कि हमें आज तक हमारा हक नहीं मिला, हमें हिंदुस्तानी नहीं माना जाता, हमें कोई जाति ही नहीं माना जाता, हमें कुछ भी नहीं माना जाता। हम जिंदा हैं, हम इस देश में हैं, हम इस देश के हैं, हम इस देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, हमने अपना लहू बहाया है, हमने वो सब कुछ किया है जो एक स्वतंत्रता सेनानी करता है। लेकिन हमारे लिए आज कुछ नहीं है,
सरकारों का भरोसा भी नहीं है, सरकार सुनती भी नहीं है। आयोग इतने आए इतने गए लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। इनके बच्चे आज भी सड़कों पर रहते हैं, सड़कों पे ही पैदा होते हैं, सड़कों पे ही वो लोग मर जाते हैं। ऐसी इनकी स्थिति हो चली है। इनके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं अगली वीडियो में एक और चीज का खुलासा करूंगी कि जो करनाल में हुआ इनके साथ, वो मैं कल हो सकेगा तो आपको लाइव भी जरूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।